Okay, so good morning everyone. So in the last lecture we have discussed about the casting, its introduction or just definition of casting. What are the various advantages of casting? So we have studied these things in the last lecture. So in today's lecture we will discuss the disadvantages. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कास्टिंग क्या होता है उसके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ा, किस तरीके से कास्टिंग की जाती है और उसके एडवांटेजेस क्या हैं. आज हम कास्टिंग के डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो पहले मैं पूछ लेता हूँ आप लोगों से, ये एडवांटेजेस तो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे. अब देखो, कोई भी प्रोसेस है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हम यूज करेंगे, अगर सारी क्वालिटीज एक ही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर हैं तो हमें दूसरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस यूज करने का फायदा ही क्या है, या क्यों हम दूसरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस यूज करेंगे. अगर सारी क्वालिटीज हमारे पास एक ही प्रोसेस में मिल जाती हैं, एक ही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में मिलेंगी, तो दूसरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का कोई यूज नहीं रह जाता है. ठीक है, सो दैट्स व्हाई ईच एंड एवरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैव इट्स ओन एडवांटेजेस एंड इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सम डिसएडवांटेजेस. कुछ इसमें अच्छाइयाँ भी रहती हैं, एडवांटेजेस होती हैं, और कुछ हर एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बुराइयां भी होती हैं, मतलब डिसएडवांटेजेस भी होती हैं. सो वी हैव स्टडीड द एडवांटेजेस, उसकी अच्छाइयां पढ़ चुके हैं. आज हम उसके डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे. अच्छा, डिसएडवांटेजेस डिस्कस करने से पहले आप लोग अगर मुझे कुछ उसकी डिसएडवांटेजेस बताएंगे, या कल आप लोगों ने शायद बताई भी थी, तो वो डिसएडवांटेजेस हम अगर चाहें तो आप कुछ मुझे बता सकते हैं कि सर ये डिसएडवांटेजेस होंगे, अदरवाइज आई एम गोइंग टू कंटिन्यू. कोई बताएगा? सर, जब हम बनाते तो पहली बार में फिनिश नहीं होता, हमें उसमें फिनिशिंग करनी पड़ती है. बिल्कुल, तो उसमें लेबर लगेगा मतलब. जी, चलिए तो देख लेते हैं, वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं हम. पहली जो बिल्कुल सही बताया, देव ने शायद आंसर दिया है, द सरफेस ऑफ कास्टेड प्रोडक्ट और कास्टिंग रिमेन्स पुअर. तो देखो, जो प्रोडक्ट जो कास्टिंग होता है वो प्रोसेस भी होता है, लेकिन कभी कभी बोलने वाले जो हैं, हम जो प्रोडक्ट बनता है ना कास्टिंग के थ्रू, उसको भी कास्टिंग बोल देते हैं. द प्रोडक्ट दैट इज मेड बाय कास्टिंग प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कास्टिंग. तो उसको भी कास्टेड प्रोडक्ट भी बोल सकते हो और कास्टिंग भी बोल सकते हो. ठीक है, तो कभी कभी उसको भी हम कंसीडर कर लेते हैं. कास्टेड प्रोडक्ट और कास्टिंग दोनों सेम रहते हैं. तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कास्टिंग के थ्रू प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी सरफेस फिनिश उतनी अच्छी नहीं आती है, मतलब पुअर सरफेस फिनिश हमें देखने को मिलती है. दिस इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ कास्टिंग. कास्टिंग का ये एक अच्छा डिसएडवांटेज है, और यहाँ हम इसको लिख सकते हैं, पुअर सरफेस फिनिश इज ऑब्टेन, मतलब बेकार सरफेस फिनिश हमें मिलती है इससे. ठीक है, सरफेस जो मिलती है उसकी फिनिश, जो उसकी एकदम स्मूथनेस है, वो उसमें प्रेजेंट नहीं रहती. ठीक है, सेकंड देखते हैं. अब देखो, मैंने बोला था कि अगर जो प्रोडक्ट कास्टिंग से बनता है उसकी सरफेस फिनिश अच्छी नहीं रहती, और अगर कोई पर्सन अगर अपना ट्रेडिंग कर रहा है, व्यापार कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, तो वो प्रोडक्ट को बेच रहा है मार्केट में, और कास्टिंग के थ्रू उसने प्रोडक्ट बनाया, तो उसकी सरफेस फिनिश अच्छी नहीं है, मार्केट में बेचने जाएगा, तो क्या वो उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकता है? नहीं बेच सकता. बेच सकता है क्या? नहीं बेच पाएगा. और जब प्रोडक्ट को नहीं बेच पाएगा तो उसे रेवेन्यू लेना है, उसे कुछ ना कुछ प्रॉफिट चाहिए, तो उस प्रोडक्ट को उस क्वालिटी तक लेके जाना है जिस क्वालिटी का प्रोडक्ट कस्टमर को रिक्वायर्ड है ना. तो उस जो कि कास्टिंग से प्रोडक्ट बना है उसकी सरफेस फिनिश अच्छी करने के लिए उस पर क्या की जाती है भाई? मशीनिंग की जाती है. ठीक है, सो मशीनिंग इज रिक्वायर्ड आफ्टर कास्टिंग टू गिव सरफेस फिनिश. तो प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा, वो वाला बिकेगा जिसकी सरफेस फिनिश अच्छी है. तो ऐसे प्रोडक्ट की सरफेस फिनिश को इंप्रूव करने के लिए हमें मशीनिंग प्रोसेस की जरूरत होती है. सो मशीनिंग इज रिक्वायर्ड आफ्टर कास्टिंग टू गिव द सरफेस फिनिश. ठीक है, चलिए तो ये हो गया. अब मशीनिंग में क्या होगा? लेबर भी लगानी पड़ेगी, वेस्टेज भी वहाँ बहुत ज़्यादा होगा, टाइम का वेस्टेज होगा. तो इन सारी चीज़ों को तो हम ये चीज़ें भी इसमें कंसिडर कर सकते हैं. अगला, पुअर डायमेंशनल एक्यूरेसी इज ऑब्टेन. तो पुअर डायमेंशनल एक्यूरेसी का मतलब क्या है? मान लिया मुझे कोई शाफ्ट बनानी है, ठीक है, कोई शाफ्ट बनानी है, कोई प्रोडक्ट बनाना है जिसकी लेंथ मान लिया 80 मीटर या 80 सेंटीमीटर है. 80 सेंटीमीटर का मैंने एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी लेंथ 80 सेंटीमीटर है. तो आप मुझे बताइए, क्या मैं उसका पैटर्न 80 सेंटीमीटर का ही बनाता हूँ या उससे ज़्यादा बनाता हूँ? ऑब्वियसली ज़्यादा बनाता हूँ, क्योंकि कुछ अलाउंसेस दिए जाते हैं पैटर्न के ऊपर. ठीक है, वो हम पहले डिटेल में थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं. तो हम प्रोडक्ट को, जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो 80 सेंटीमीटर की लेंथ ना होकर के हो सकता है 82 का बन जाए, 83 का बन जाए, 81 का बन जाए. तो ये क्या है? डायमेंशनल, जो डायमेंशनल हमें चाहिए होती है, जो डायमेंशन फाइनल प्रोडक्ट की चाहिए होती है, वो पुअर डायमेंशनल एक्यूरेसी हमें मिलती है. ठीक है, सो दिस इज अनदर डिसएडवांटेज कि जो प्रोडक्ट बनता है हमारे पास उसकी
एग्जैक्ट डायमेंशन हमें नहीं मिल पाती, मतलब वी गेट पुअर डायमेंशनल एक्यूरेसी। अगला है इट इज नॉट इकोनॉमिकल इन जॉब प्रोडक्शन। इट इज नॉट इकोनॉमिकल इन जॉब प्रोडक्शन। जॉब प्रोडक्शन के लिए कास्टिंग प्रोसेस इकोनॉमिकल नहीं है। अब आपके पास माइंड में सबसे पहले आएगा कि सर ये बताइए कि जॉब प्रोडक्शन क्या होता है, व्हाट इज जॉब प्रोडक्शन, व्हाट इज जॉब प्रोडक्शन। आपके माइंड में आएगा सर जॉब प्रोडक्शन क्या होता है। तो याद रखना है 3 टाइप के प्रोडक्शन होते हैं। पहला होता है मास प्रोडक्शन, MASS, मास प्रोडक्शन। सेकंड होता है बैच प्रोडक्शन या लॉट प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन, BATCH। और तीसरा होता है जॉब प्रोडक्शन, कभी कभी इसको जॉब शॉप प्रोडक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, जॉब प्रोडक्शन। 3 टाइप के प्रोडक्शन होते हैं, मास, बैच एंड जॉब प्रोडक्शन। अब मास प्रोडक्शन मैंने आपको हालांकि बता दिया था कि जब कोई एक प्रोडक्ट जो होता है बहुत सारे नंबर में बने, बहुत क्वांटिटी में बनाया जाता है, तो ऐसे प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, मास प्रोडक्शन, ठीक है। ऐसे प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, मास प्रोडक्शन। जैसे मैं आपको बताऊं नट बोल्ट, मान लिया कि बोल्ट मैन्युफैक्चर करने या कुछ नेल्स बना लिए हैं, दीवारों में ठोकने के लिए जो कील बनाई जाती है, तो एक एक थोड़ी ना बनाई जाती है, बहुत सारे नंबर में एक साथ बनाई जाती हैं। तो ऐसे प्रोडक्शन जिसमें एक कंपोनेंट या एक प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा नंबर में बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा संख्या में बनाया जाता है, दिस टाइप ऑफ production is called mass production. So mass production is that type of production in which we manufacture a component in large quantity, is large number, ठीक है। दूसरा होगा बैच प्रोडक्शन। बैच प्रोडक्शन मीन्स व्हेन अ प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड इन बैचेस, बैच में बनाया जाता है, ठीक है। अब बैच मतलब एक तरीके से गुच्छे, आप लोगों ने सुना होगा, बैच में समझ सकते हो। अभी जैसे पूरा, अभी मैं स्टूडेंट की बात करूँ तो सेकेंड ईयर में एक स्टूडेंट का बैच है, एक थर्ड ईयर में है, एक फाइनल ईयर में है, तो एक तरीके से ये बैच है। इसका एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे मान लिया कि आप क्लास में पढ़ रहे हो और अभी मान लिया आपके पास मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की एक बुक है, पढ़ रहे हो एक सब्जेक्ट मान लिया सोम पढ़ रहे हो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। एक सब्जेक्ट मान लिया आप MS मान लिया हो सकता है कि यू आर जस्ट स्टडिंग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, FM पढ़ रहे हो। 3 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, है? और कोई इंडस्ट्री है, किसी इंडस्ट्री में जिसमें बुक्स मैन्युफैक्चर होती हैं। क्या बुक मैन्युफैक्चर होती हैं? बुक्स, ठीक है। अब आप मुझे बताइए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो बुक मैन्युफैक्चर होगी, इसके अंदर जो कंटेंट होगा और इनके अंदर जो कंटेंट होगा, क्या इसका कंटेंट इसके साथ मैच करेगा? क्या नहीं करेगा। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अलग कंटेंट लिखा होगा, इसमें अलग कंटेंट लिखा होगा, इसमें अलग कंटेंट लिखा होगा। मैन्युफैक्चरिंग में हम प्रोडक्शन की बात करेंगे, इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है, ये फोर्सेस की थोड़ी बहुत बात करेंगे, इसमें फ्लूइड कैसे फ्लो होता है, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो इसमें इन तीनों बुक में जो कंटेंट है वो लगभग डिफरेंट है, तीनों में सबसे कंटेंट कैसा है, डिफरेंट है। तो जब मैं क्या करूँगा, किसी एक मशीन होगी जिसमें प्रिंटिंग हो रही होगी, पेजेस की क्या हो रही होगी, प्रिंटिंग हो रही होगी। तो आप मुझे बताइए क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, तो वो क्या करते हैं कि लॉट वाइज प्रोडक्शन करते हैं। जो इंडस्ट्रीज होती हैं इसमें वो लॉट वाइज प्रोडक्शन करती हैं। लॉट वाइज कैसे? पहले वो सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बुक मैन्युफैक्चर कर देंगे। क्यों? क्योंकि भाई अगर उन्हें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बुक मैन्युफैक्चर करनी है, बनानी है, तो उन्हें उस हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का कंटेंट मतलब प्रिंट करना पड़ेगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कंटेंट प्रिंट करना पड़ेगा। FM के लिए FM का प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जिस सब्जेक्ट की आप बुक मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसके हिसाब से उसका जो कंटेंट है वो चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले वो लॉट बना देंगे कि भाई पहले मुझे मान लिया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की 1000 बुक बनानी है, तो 1000 बुक के हिसाब से वो उतने पेजेस मतलब प्रिंट करा लेंगे, उसके बाद उनको बाइंड अप करेंगे और फाइनली मार्केट में बेचने के लिए भेज देंगे, ऐसा कुछ है। अगर फिर क्या करेंगे, जब ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बुक बन जाएंगी तो वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का नंबर लगाएंगे, वो वाला कंटेंट उसके अंदर एंटर करेंगे, फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो भी पेजेस होंगे उतने मैन्युफैक्चर करेंगे। मान लिया ये 1500 बुक बनानी है हमें, तो 1500 बुक के हिसाब से ये उनकी प्रिंटिंग करा देंगे। फिर देखेंगे कि फ्लूइड मैकेनिक्स की कितनी बुक बननी है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स के हिसाब से उतनी बुक वो मैन्युफैक्चर कर लेंगे, उतना पेजेस उसके पहले प्रिंट कराएंगे, फिर बाइंड अप करेंगे, उसके बाद फाइनली वो मार्केट में भेजेंगे। तो अगर कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हो बैचेस में, दिस टाइप ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड बैच प्रोडक्शन, ठीक है। इसमें देखोगे कि भाई वर्कर कम है, नंबर ज्यादा है, प्रोडक्ट के नंबर्स ज्यादा है, और जो वर्कर है वो बहुत कम रहेंगे। ऐसा इसमें प्रोडक्ट का और वर्कर का जो रेशियो लगभग मीडियम रहता है। जॉब प्रोडक्शन में उल्टा होता है। जॉब प्रोडक्शन में क्या होता है, बहुत हैवी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, बहुत लार्ज साइज के, ठीक है, लार्ज साइज के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, हैवी टाइप के।
और इसमें वर्कर की नंबर बहुत ज़्यादा रहता है। प्रोडक्ट का जो काम, प्रोडक्ट जो होता है वो बहुत कम बनता है, कम नंबर में, एक दो इस तरीके से एक बार में बनाते हैं। वर्कर बहुत ज़्यादा नंबर में हमें चाहिए होती है, वर्कर बहुत ज़्यादा नंबर्स में हमें चाहिए होते हैं। अब मैं इसका एग्जांपल आपको बताता हूँ तो आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाए कि सर ऐसा कहाँ पे होता है या कहाँ नहीं होता है, तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, जब एरोप्लेन्स मैन्युफैक्चर होते हैं, क्या होते हैं? एरोप्लेन्स मैन्युफैक्चर। मान लिया कि ये आपका कोई प्रोडक्ट है, ये मान लिया कोई प्रोडक्ट है आपका, एरोप्लेन मान लिया कुछ बना रहे हो आप, जो भी बना रहे हैं, तो क्या होगा कि प्रोडक्ट जो आप बना रहे हो वो एक जगह रहते हैं, वो एक जगह रहता है, और वर्कर्स जो होते हैं वो इसकी ओर मूव करते हैं। वर्कर छोटी छोटी चीजें लेकर के इसकी ओर क्या करते हैं? मूव करते हैं। और वर्कर जो आपका प्रोडक्ट रहता है जो आप बना रहे हो वो एक तरीके से एक जगह फिक्स रहता है, सेंट्रलाइज रहता है, और वर्कर छोटी छोटी चीजें लेकर के इसकी ओर मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो जब वर्कर इसकी ओर, प्रोडक्ट की ओर मूव करना स्टार्ट करेंगे तो आप देख रहे हो प्रोडक्ट का नंबर तो कम है जबकि वर्कर ज्यादा होते हैं। आप ये बताइए, मैंने आपसे बोला कि आपको एरोप्लेन मैन्युफैक्चर कर रहा है, क्या आप पूरे एरोप्लेन को उठा करके अलग अलग मशीन पे लेकर के जाते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है कि पूरे एरोप्लेन को उठा करके मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए अलग अलग मशीन पे लेके जा सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? या ऐसा पॉसिबल है कि एरोप्लेन का जो भी छोटे छोटे पार्ट है वो एक जगह, मतलब एरोप्लेन के लिए आपने एक लोकेशन डिसाइड करती है कि हमें एरोप्लेन को लगभग यहाँ असेंबल करना है, तो छोटे छोटे पार्ट ले जाकर के एरोप्लेन के साइड में वर्कर्स जाएंगे और धीरे धीरे करके असेंबल करना स्टार्ट करेंगे और फाइनली फाइनल प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। ऐसे ही रहता है ना इसमें? Yes, तो sir. प्रोडक्ट आपका बीच में लगभग एक जगह सेंट्रलाइज रहता है और वर्कर्स कंपोनेंट लेकर के उसके पास जाते हैं और एडअप करते जाते हैं। तो आप देखोगे कि भाई अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है, ये बहुत ज़्यादा टिपिकल रहता है, बहुत बड़े साइज का रहता है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग टिपिकल रहती है। एक तरीके से ये एक साथ मैन्युफैक्चर तो नहीं होता, असेंबल किया जाता है, पार्ट, बहुत सारे पार्ट्स को जाकर के असेंबल किया जाता है, ऐसी कुछ प्रोडक्शन रहता है। तो आप देखोगे कि कास्टिंग के थ्रू ऐसे प्रोडक्ट बनाना फिजिबल नहीं है, इकोनॉमिकल नहीं है। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है इट इज नॉट इकोनॉमिकल इन जॉब प्रोडक्शन। इस वाले प्रोसेस को जॉब प्रोडक्शन में हम इकोनॉमिकल नहीं मानते हैं, बहुत रेयर ना यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो हर एक कंपोनेंट को, इसीलिए मैंने बोला कि किसी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए आप किसी एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का यूज नहीं कर सकते, बहुत सारी अलग अलग टाइप की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपको यूज करनी पड़ेगी। मैंने आपसे बोला कि भाई आपको स्ट्रक्चर बनाना है, एक स्ट्रक्चर बनाना है, मान लीजिए कि स्ट्रक्चर बना दिया। अब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो भाई बहुत सारी रॉड को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा। मैंने आपसे बोला कि टावर बनाना है, टावर जिसमें नेटवर्क के सिग्नल्स होते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा सिग्नलिंग टावर होते हैं, जियो और रिलायंस, मतलब जियो के टावर अलग रहते हैं, आइडियाज के टावर अलग रहते हैं, जिसमें वो अपने रिसीवर वगैरह लगाते हैं। तो क्या वो एक साथ कंपनी मैन्युफैक्चर करती है क्या, कि मान लिया पूरा एक बार बना दिया और उसको सीधा ले जाकर के खड़ा कर दिया, ऐसा कुछ होता है? नहीं होता। मतलब वहां पर ज्वाइनिंग की जाती है, छोटी छोटी रॉड्स की ज्वाइनिंग की जाती है। तो फास्टनिंग प्रोसेस यूज करते हैं वहां पे, उनको नट बोल्ट से टाइट किया जाता है इजीली, फिर जब बाद में उसको असेंबल किया जाता है, फिर डिसअसेंबल किया जाता है। तो हर एक कंपोनेंट को, मतलब कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हो, उसको बनाने के लिए अलग अलग विधियां होती हैं हमारे पास, अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं, उनको यूज करते हैं। सो वी कैन से दिस प्रोसेस इज नॉट इकोनॉमिकल इन जॉब प्रोडक्शन, ठीक है। नाउ लेट अस मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज डिफेक्ट्स आर अनअवॉइडेबल लाइक ब्लो होल्स। तो कास्टिंग प्रोसेस में आप देखोगे कि भाई कितनी भी अच्छी से आप कास्टिंग करो, स्टिल यू हैव सम डिफेक्ट इन दैट। कास्टिंग के अंदर कितनी भी अच्छी आप कितनी भी सावधानियां बरतोगे, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट रह जाते हैं। जैसे ब्लो होल्स हो गया, ब्लो होल्स मतलब कोई प्रोडक्ट आपने बताया, कोई प्रोडक्ट आपने बनाया और उसके अंदर छोटे छोटे होल्स रह गए, ब्लो होल्स मतलब कुछ होल्स यहाँ रह गए, कुछ होल्स यहाँ रह गए, मतलब चारों तरफ कुछ ना कुछ होल्स रह जाते हैं। जिससे मैंने आपको उस दिन एग्जाम्पल बताया था चॉक मैन्युफैक्चरिंग। जब चॉक मैन्युफैक्चर होता है तो मैंने आपको बोला था कि भाई जब आप चॉक को तोड़ के देखते हैं तो उसमें अंदर बबल्स दिखाई देते हैं, आपको वॉइड दिखाई देते हैं, खाली जगह दिखाई देती है, तो वो अनअवॉइडेबल है, ठीक है। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। अच्छा, उसका बबल्स अगर उसमें है, डिफेक्ट अगर है कास्टिंग के अंदर, उसका डिसएडवांटेज क्या होगा, क्या कहां पर दिक्कत होगी उससे, बताइए वो। अगर डिफेक्ट है कास्टिंग, हाँ बोलो। तो वो जल्दी टूट जाएगा सर, ड्यूरेबल नहीं रहेगा। हाँ, ड्यूरेबल नहीं रहेगा, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, वीक हो जाएगा एक तरीके से, है ना। आप ये सोचिए कि एक नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल बंदा है, और अंदर मान लिया उसके कहीं फुंसी वगैरह हो गई, कोई फोड़ा वगैरह हो गया, तो वहां से कंटेंट निकल जाता है, तो वहां से वो कमजोर हो जाता है एक तरीके से। वहाँ मटेरियल जो रिक्वायर्ड मटेरियल ना होकर के वहां पर क्या होता है, थोड़ा बहुत खोखलापन हो जाता है, तो वहां से वो बंदा कमजोर हो जाता है। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू से, ठीक है। तो वो वीक हो जाता है। और लास्ट, इट रिक्वायर्स मोर लेबर। भाई मेहनत बहुत ज्यादा लगती है इसमें, वर्कर्स भी ज्यादा लगते हैं। क्यों?
पहले सबसे पहला काम होता है भाई डिजाइन, चलो प्रिपेयर हो गया कोई दिक्कत नहीं, पैटर्न बनाना है उसका, बहुत काम होता है पैटर्न बनाने का एक बार में नहीं, क्योंकि पैटर्न आप बनाओगे तो भाई उसमें उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि पैटर्न बनाओगे उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, डिजाइनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें, उसमें शेप्स लाना, किस तरीके से कर्व बनाना, ठीक है। तो पैटर्न बनाना एक डिफिकल्ट काम हो गया। उसके बाद उसको जाएंगे भाई सेंड मोल्ड बनाना पड़ेगा, सेंड प्रिपेयर करनी पड़ेगी, फिर मोल्ड बनाएंगे, उसके अंदर रखेंगे राइजर रनर, इसको पोस्ट करेंगे, फिर सूखने के लिए छोड़ेंगे, इसके बाद सूख जाएगा, फिर मेटल को पिघलाएंगे, मेटल लेके आएंगे, उसको पिघलाना पड़ेगा, तब उसको पोर करना पड़ेगा। उसके बाद जब प्रोडक्ट बन जाएगा, कास्टिंग को जो आपके पास मोल्ड होता है उसको ब्रेक करते हैं, मोल्ड को ब्रेक करने के बाद फिर क्या किया जाता है, मोल्ड को ब्रेक किया, मोल्ड को ब्रेक करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, उसको क्लीन करते हैं, वॉशिंग करते हैं, वॉश करने के बाद उसमें जो भी प्रोजेक्शंस निकले होते हैं, जो भी रफनेस होती है उसको थोड़ा स्मूथ किया जाता है, तब जाकर के वो प्रिपेयर होता है। तो बहुत सारा काम होता है, बहुत सारी लेबर इसमें लगती है। दिस इज अनदर डिसएडवांटेज ऑफ कास्टिंग। स्टिल तो मुझे लग रहा है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ होगा डिसएडवांटेज। अगर आपको मान लिया कि ये पॉइंट इस तरीके से याद नहीं होते हैं, मैंने जो समझाया है आपको वो लिख देना है, अपने शब्दों में लिख सकते हो, अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, ये चीजें मैंने बताई हैं, बस वो सफिशिएंट है। जरूरी नहीं है कि जो मैंने यहाँ लिखा है आप इस हिसाब से लिखते हैं, आपको जो समझ में आया है उस हिसाब से आपको लिखना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है। ये तो मैंने एक तरीके से आपको बताया कि हाँ किस तरीके से आप चीजें प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कास्टिंग टर्मिनोलॉजी, ठीक है। हालांकि मैं बता चुका हूं लेकिन स्टिल वी विल डिस्कस वंस अगेन। कास्टिंग टर्मिनोलॉजी मतलब कास्टिंग में क्या क्या चीजें हम यूज करते हैं, उन सभी के बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। अभी स्लाइड आई थिंक दिख रही होगी, टॉपिक है कास्टिंग टर्मिनोलॉजी, ठीक है। सो ये आपके पास डायग्राम है, इट इज अ क्रॉस सेक्शनल डायग्राम, एक तरीके से आप बोल सकते हो, क्रॉस सेक्शन ऑफ सैंड मोल्ड। सैंड मोल्ड में बीच से क्रॉस सेक्शन काट दिया गया, उसका क्रॉस सेक्शन है ये, ठीक है। मैं हालांकि एक बार डिस्कस कर चुका हूँ, स्टिल वी विल डिस्कसिंग अगेन। तो कास्टिंग टर्मिनोलॉजी में हम ये चीजें पढ़ेंगे कि किस किस कंपोनेंट का कोई अगर पार्ट हम यूज कर रहे हैं तो उसका नाम क्या होता है, किस तरीके से उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। चलिए लेट अस मूविंग और स्टार्टिंग। चलिए देखो, सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं। आपको ये दिख रहा है, एक पॉट सा दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना, क्रूसिबल लिखा है इधर, CRUSIBLE। क्रूसिबल क्या होता है? क्रूसिबल वो पॉट होता है एक तरीके से जिसके अंदर मेटल को मेल्ट किया जाता है, ठीक है। मेटल को मेल्ट जिसके अंदर किया जाता है वो क्रूसिबल होता है। मेटल को इसको पिघलाया गया हुआ, उसके बाद पिघले हुए मेटल को हम यहाँ पर पोर कर रहे हैं, नीचे देखो इसके अंदर पोरिंग कप में, है ना, पिघल जाएगा मेटल, उसको यहाँ पर पोर करेंगे। तो व्हाट इज क्रूसिबल? क्रूसिबल इज द मेल्टिंग पॉट और मेल्टिंग, एक तरीके से बर्तन बोल सकते हैं, वो बर्तन होता है जिसके अंदर हम मेटल को मेल्ट करते हैं, ठीक है। तो ये किस मेटल का बना होता है, किस मटेरियल का बना होता है क्रूसिबल? सर माइल्ड स्टील का बना? नहीं, माइल्ड स्टील क्यों बनेगा भाई? सर आयरन नहीं, ब्रास का होता है शायद। नहीं, मेटल का तो बना ही नहीं रहता है, ये बना होता है ग्रेफाइट का। किसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। क्यों बनाते हैं ग्रेफाइट का? क्योंकि इसका मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत हाई होता है। मैंने अगर देखो, मैंने आपसे बोला कि भाई मेरे पास मान लिया एल्यूमिनियम है, ठीक है, और मैंने एक बर्तन बनाया जिसके अंदर उसको पिघलाने के लिए मान लिया लेड का बनाया, ठीक है, ठीक है, जो रांगा होता है, हिंदी में उसको रांगा बोलते हैं, उसका मान लिया बर्तन बना लिया। अब जैसे ही मैंने एल्यूमिनियम को उसके अंदर डाला और मैंने बोला कि भाई चलो इनको क्या करते हैं, पिघलाते हैं आयरन को। रांगे का मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत कम होता है और जो एल्यूमिनियम है उसका ज्यादा, तो बर्तन पहले पिघल जाएगा। बर्तन पहले पिघल जाएगा कि नहीं? yes, इसका मतलब हमें ऐसे मटेरियल को यूज करना है क्रूसिबल के लिए जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा उसको हमें यूज करना है। तो जनरली हम ग्रेफाइट को यूज करते हैं क्योंकि इसका मेल्टिंग टेम्परेचर हाई होता है, दैट्स व्हाई वी यूज क्रूसिबल। तो याद रखना कि क्रूसिबल किस मेटल का बना होता है, किस मटेरियल का बना होता है? ग्रेफाइट का, ठीक है। इसके बाद इसके बाद ये पोरिंग कप होता है या पोरिंग बेसिन होता है, ये देख रहे हो आप, जिसमें हम मोल्टन मेटल को पोर करते हैं। और ये एक तरीके से
फनल का काम करता है ना। कीप का जो फनल सुना होगा, कीप का ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा चौड़ा होता है, क्योंकि जो मेटल हम इसके अंदर पोर करेंगे वो इधर उधर छिटक ना जाए, पूरा का पूरा मतलब इसमें इजीली फ्लो हो जाए, इसीलिए। इसके बाद जो पोरिंग कप को और नीचे जो लाइन होती है यहाँ पर, इसको कनेक्ट करने के लिए एक स्क्रू लगाते हैं, दैट इज ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन, जिसका क्रॉस सेक्शन वेरी करता है और जो मेटल को फ्लो कराता है, ठीक है, रनर तक लेकर के जाता है, पोरिंग कप से रनर तक लेकर के जाता है। दिस इज द स्क्रू। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, व्हाट इज द डेफिनेशन। यहां देख रहे हो एक थोड़ा सा मैंने बॉम्ब बना दिया, यहाँ पर एक तरीके से एक ऊपर डोम शेप का बना दिया, दिख रहा है ये वाला। तो इसको बोलते हैं हम स्किम बॉब। क्या बोलते हैं? स्किम बॉब। स्किम बॉब जो होता है, इट वर्क्स एज अ स्लेग कलेक्टर एंड मेटल रिजर्वायर। स्लेग कलेक्टर की तरह काम करता है। आप बोलोगे सर स्लेग क्या होता है? स्लेग क्या होता है? देखो, जब आप कास्टिंग करते हैं तो मेटल आप जो पिघला रहे हो उसमें भी कुछ ना कुछ अशुद्धियां होती हैं, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, जिसको हम स्लेग बोलते हैं। स्लेग की फॉर्मेशन होता है ना। आप मुझे बताइए कि जब भी हम लोग वेल्डिंग कराने जाते हैं, वेल्डिंग कराने आप जाते हो और वेल्डिंग होने के बाद वो क्या करता है, एक चिपिंग हैमर से ऊपर थोड़ा थोड़ा हथौड़ा लगाता है, जिससे ऊपर एक लेयर टूट के बाहर चली जाती है, है ना। तो वो स्लेग होता है। स्लेग मतलब एक तरीके से इम्प्योरिटीज उसके अंदर होती है, और इम्प्योरिटीज को, क्योंकि वो इम्प्योरिटीज भी उसके अंदर आ जाती है। आप समझ लीजिए, आप शायद घर पे कभी भी चीनी जब उबालते हैं ना, चीनी को जब आप गर्म करते हैं तो या घर पे जब भी कुछ बनता होता है कुछ मीठा, तो जब चीनी वो उबालते हैं तो आप देखोगे कि जब चीनी गर्म होती है तो उसके ऊपर कुछ गंदगी तैरने लगती है। देखा है कभी? हाँ, उसको फिर हम बाहर निकालते हैं, या जब कभी दाल बनाने के लिए रखते हैं तब भी उसमें से कुछ बाहर निकलता है, तो उसको हम बोलते हैं एक तरीके से, वो एक क्या है यहाँ पर, उसको हम स्लेग बोलते हैं। तो स्लेग अगर उस मेटल में है तो वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगी ऊपर। हल्की होती है इसीलिए वो जो भारी है वो मेटल नीचे बैठ जाएगा, जो हल्का है वो ऊपर की ओर फ्लो करने लगे, यहाँ पर बैठ जाएगा। तो स्लेग जो होता है, आप समझ सकते हो व्हाट इज स्लेग। एक तरीके से इम्प्योरिटी होती है तो ये वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाती है। दूसरी बात, ये एक तरीके से मेटल रिजर्वायर का काम भी करता है। मेटल रिजर्वायर का कैसे? देखो, जब आप इसको ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे, जब आप इस मेटल को ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे तो क्या होगा, मैंने आपको बोला था कि ज्यादातर जो मेटल होते हैं वो ठंडे होने पर सिकुड़ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि नहीं? यस सर। तो कास्टिंग में जो मेटल पहले, जो आपका मोल्ड है, उस मोल्ड में जो मेटल पहले भर चुका है, तो ये भी ठंडा होगा, तो जो कास्टिंग आपको चाहिए थी उस लेवल की कास्टिंग या उस साइज की कास्टिंग आपको नहीं मिल पाएगी। इसका मतलब इसका साइज कम हो जाएगा। तो उस टाइम पे क्या होगा कि स्किम बॉब के अंदर जो मेटल पहले से अवेलेबल है, क्योंकि ये हमारे किसी काम का है नहीं, तो ये मेटल यहाँ फ्लो करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब बोलोगे सर ये सॉलिड हो गया तो फ्लो कैसे करेगा? उसमें 3 टाइप के सॉलिडिफिकेशन होते हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब हम पैटर्न अलाउंस की बात करेंगे तो उसमें डिफरेंट टाइप के अलाउंसेस दिए जाते हैं, उनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो आपके माइंड में आइडिया जाएगा कि ये रिजर्वायर का काम किस तरीके से करता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद ये क्या होता है, ये बीच में यहाँ से यहाँ तक को रनर बोलते हैं, ठीक है। रनर का काम क्या होता है, स्क्रू के एंड से और गेट, ये आपका मोल्ड है, ठीक है। मोल्ड वो कैविटी होती है, फाइनल कैविटी, जिस शेप का प्रोडक्ट आपको चाहिए होता है। यहाँ पे मैंने ये कैविटी ये बता दिया आपको, मोल्ड मान लिया इस तरीके का मोल्ड है, ठीक है। ठीक है, ये समझ में आ गया मोल्ड। तो ये रनर के अंदर आपका मेटल रन करने लगेगा, दौड़ने लगेगा। और मोल्ड के अंदर जहां से आपका रनर, मोल्ड के अंदर जहां से आपका जो मोल्टन मेटल है वो एंटर करने लगता है किसमें, मोल्ड के अंदर, उसको बोलते हैं गेट। तो ये क्योंकि यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ ये आपका गेट होगा, इस गेट के थ्रू ही मोल्टन मेटल आपका एंटर करेगा इस मोल्ड के अंदर, ठीक है। तो मोल्ड क्या है, मोल्ड वो कैविटी होती है, मोल्ड इज द कैविटी, और दैट कैविटी इन विच द प्रोडक्ट इज कास्टेड, ठीक है। एक तरीके से प्रोडक्ट हम उसमें कास्ट कर सकते हैं। मतलब एक मोल्ड वो कैविटी होती है जिसकी शेप लगभग फाइनल प्रोडक्ट के जैसी ही होती है, ठीक है। जिसमें आप मोल्टन मेटल को डालने के बाद जब वो सॉलिडिफाई होता है तो लगभग उसी शेप का प्रोडक्ट आपको मिल जाता है, मोल्ड, ठीक है। मोल्ड इज द कैविटी ऑफ द प्रोडक्ट दैट वी वांट टू कास्ट, ठीक है। लगभग इट इज सिमिलर टू द फाइनल प्रोडक्ट के अंदर हम ऐसा बना देते हैं। चलिए, रनर हो गया, गेट हो गया। अच्छा, सैंड, क्योंकि ये साइड में आपको पॉइंट दिख रहे होंगे यहाँ पर, ये सारे पॉइंट, तो ये आपकी सैंड है, बिकॉज वी आर मेकिंग अ सैंड मोल्ड। तो ये सैंड कास्टिंग की बात करें तो सैंड के अंदर मोल्ड बनाया है आपने, ये हो गया। स्क्रू समझ में आ गया, स्किम बॉब आ गया, रनर आ गया। एयर बैंड्स, एयर बैंड क्या होता है, देखो ये छोटे छोटे एक लाइंस बीच में बेंट बना दिए मैंने यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये बन रहे हैं, दिख रहे हैं आपको,
यहाँ भी थोड़ा सा Yes, वेंट बनाया, yes, एयर sir. वेंट बनाया है, तो मतलब एयर के लिए पैसेज बना देते हैं सैंड के अंदर। क्यों बनाते हैं? आपको बताया था कि जब कोई मोल्टन मेटल हो सकता है इसके अंदर वेपर वगैरह बन जाती है, कोई वाटर वाटर कभी होता है तो वो वाटर इवेपोरेट होगा तो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ गैसेस भी होती हैं इसके अंदर, नॉन कंडेंसेबल गैसेस भी होती हैं। तो होगा क्या, जब वो गैसेस इसके अंदर आते हुए यहाँ पर जाएंगे तो ऐसा भी होगा कि गैसेस ठंडी हो गई। जैसे ही ठंडी होंगी तो वो क्या करेंगी, मेटल के बीच में एक खाली जगह बना देंगी जहां पर कुछ नहीं जाएगा। वहां पे क्या होगा, एयर प्रेजेंट रहेगी या मॉइस्चर प्रेजेंट रहेगा, तो वो स्टीम अवेलेबल रहेगी। वो स्टीम क्या करेगी, वहां पर इंट्रैप हो जाएगी और अपनी जगह बना करके रखेगी। जब वो एयर इंट्रैप हो जाएगी उसके अंदर तो वहां पर मेटल नहीं जा पाएगा और वहां एक वॉइड बन जाएगा। तो वॉइड जो है उनको अवॉइड करने के लिए, आपकी कास्टिंग अच्छी बने, उसमें कोई वॉइड ना रहे, इसीलिए हम वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं एक तरीके से, जिसको हम एयर वेंट बोलते हैं। तो एयर अगर है तो उसके लिए यहाँ जगह मिलेगी, एयर इजिली ऊपर पास कर जाएगी। ठीक है, टू पास द एयर फ्रॉम दीज वेंट्स। अच्छा, राइजर से भी एयर बाहर जाती है, ये भी इसका याद रखना कि राइजर अगर है तो वहां से भी, अगर ओपन राइजर है तो इजीली एयर भी बाहर चली जाएगी। क्लोज्ड राइजर भी होता है, ब्लाइंड राइजर भी होता है, क्योंकि वो कभी कभी एक तरीके से मेटल रिजर्वायर का काम करता है। आगे मूव करते हैं, रनर हो गया, ये हो गया। राइजर का काम क्या होता है? देखो राइजर मैंने यहाँ बनाया है, यहाँ भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। राइजर डिपेंड करता है कहाँ पर आपने बनाया और वो भी चीजें डिपेंड करती है। तो राइजर क्या करता है, इट गिव्स एन इंडिकेशन अबाउट दैट योर कास्टिंग हैज फिल्ड। आप यहाँ से मेटल भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि भाई टैंक भर, ये आपकी जो कास्टिंग है भर चुकी है, आपका जो कैविटी है वो भर चुकी है? तो आप लोगों को मैंने उस दिन एग्जाम्पल बताया था कि घरों में जो टैंक होते हैं, वाटर टैंक, ऊपर रखे होते हैं, ममटी पे रखे होते हैं। समरसिबल आपने चला दिया, मोटर चला दिया, पानी भरता रहा, भरता रहा, भरता रहा। आपको पता कब चलता है? या तो आप लोग लास्ट में ऊपर लगा देते हो कि भाई वाटर टैंक हैज फिल्ड, प्लीज स्विच ऑफ द मोटर, ऐसा कुछ बोलते हैं, वो ऐसा वो लगा लेते हैं आप लोग। लेकिन उसका प्रिंसिपल सर सेंसर हाँ, सेंसर लगा देते हैं, लेकिन यहाँ अलार्म भी बोलते हैं कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर सेंसर तो लगाएंगे नहीं, पिघल सकता है, खराब हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, राइजर लगा देते हैं। तो क्या होगा, मेटल जो होगा यहाँ से जाएगा, कास्टिंग इस कैविटी में भरता रहेगा, तो राइजर के थ्रू वो बाहर आ जाएगा, राइजर के थ्रू बाहर आने लगेगा। हाँ, जहां से बाहर आने लगा मतलब अब इसके अंदर कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर मेटल नहीं पहुंच चुका है। जैसे ही मेटल इस राइजर के थ्रू बाहर आ जाएगा तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो मेटल हम पोर कर रहे हैं उसको पोर करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। इस मेटल में पोर, इस स्प्रू के अंदर जो क्रूसिबल से मेटल पोर करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो पहली बात तो हम देख लेते हैं कि ये जो राइजर है, इट गिव्स एन इंडिकेशन अबाउट दैट योर कास्टिंग हैज फिल्ड या योर कैविटी और मोल्ड हैज फिल्ड विद द मेटल। ठीक है, मोल्टन मेटल। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि राइजर हम क्यों लगाते हैं, व्हाट इज द नीड ऑफ राइजर इन कास्टिंग। तो एक तो यही था कि भाई एक इंडिकेशन देता है कि राइज जो आपकी कैविटी है भर गई है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये भी था, टू कंपनसेट, टू प्रोवाइड अ मेटल रिजर्वायर, टू प्रोवाइड अ मेटल रिजर्वायर, ये भी उसमें ऑप्शन था। तो असल में जो हम राइजर यूज करते हैं वो एक मेटल रिजर्वायर की तरह आपका काम करता है। तो उसमें आपको आंसर कौन सा लगाना है, मेटल रिजर्वायर, दैट वर्क्स, इट वर्क्स एज ए मेटल रिजर्वायर। अगर ये वाला ऑप्शन, अगर दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब इट वर्क्स एज ए मेटल रिजर्वायर, ये भी अवेलेबल है, और एक बोलता है इट प्रोवाइड्स एन इंडिकेशन अबाउट दैट योर कैविटी हैज फिल्ड, एक निर्देश, एक इन्फॉर्मेशन देता है कि आपकी कास्टिंग मतलब मोल्ड भर चुका है, उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन देता है। वो दोनों अगर अवेलेबल हैं तो ऐसा भी हो सकता है बोथ आंसर होंगे तो बोथ वाले पे लगा देना, अगर नहीं है तो आपको मेटल रिजर्वायर जहां पर है वो वाला टिक करना है। समझ में आ गया कौन सा टिक करना है, इट वर्क्स एज अ मेटल रिजर्वायर, ये आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। चलिए आगे मूव करते हैं। राइजर हो गया, एयर वेंट, या ये भी बता दिया मैंने, ये भी बता दिया मोल्ड क्या होता है। अच्छा, कभी कभी जो आपका पैटर्न होता है वो दो पार्ट में बना होता है, एक होता है कोप पार्ट और एक होता है ड्रैग पार्ट। ठीक है, ऊपर वाले को कोप बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, ड्रैग बोलते हैं। कोप हाफ एंड ड्रैग हाफ, ये दो टाइप के हाफ होते हैं, कोप एंड ड्रैग। तो वो होता है कि पैटर्न को जब भी बहुत ज्यादा बड़ा पैटर्न होता है तो उसको एक पार्ट में ना बना करके दो पार्ट में बना देते हैं। तो ऊपर वाले हाफ को कोप हाफ बोलते हैं और नीचे वाले हाफ को ड्रैग हाफ बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ये आप देख रहे हो बीच में एक लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, ये एक लाइन दिख रही है। तो ये लाइन क्या है, इस लाइन को हम पार्टिंग लाइन बोलते हैं, ये लिखा होगा पार्टिंग लाइन। पार्टिंग लाइन क्या होती है, इट डिवाइड्स योर फ्लास्क इनटू टू हाफ, अपर हाफ इनटू एंड लोअर हाफ। द अपर हाफ ऑफ फ्लास्क इज कॉल्ड, अपर हाफ ऑफ फ्लास्क इज कॉल्ड कोप एंड लोअर हाफ ऑफ फ्लास्क इज कॉल्ड ड्रैग।
तो ये दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए जनरली हम यूज करते हैं। फ्लास्क क्या होता है बता सकते हैं? फ्लास्क वो कंपोनेंट होता है, होलो कंपोनेंट, जिसके अंदर हम सैंड कास्टिंग बनाते हैं, ठीक है, सैंड मोल्ड बनाते हैं। तो ये एक तरीके से बाहर देख रहे हो, ये सैंड मोल्ड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल क्या मतलब पॉट होता है, एक तरीके का बर्तन बोल सकते हो, स्ट्रक्चर टाइप का हो सकता है, जिसके अंदर हम सैंड कास्टिंग बनाते हैं। अच्छा, बीच में देख रहे हो आप दो चीजें, यहाँ पर देख रहे हो कुछ साइड में दो पिन निकली हैं बाहर, देख रहे हो दो प्रोजेक्शंस निकले हैं ना साइड में, और ऊपर एक पिन लगी हुई है बीच में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों करते हैं हम? ताकि सर फ्लास्क हिले। हाँ, फ्लास्क क्या ना हो, हिले ना, हाँ, मिसमैच ना हो, हिले ना, बिल्कुल सही, हिले ना। देखो मान लिया ये नीचे वाला पोर्शन, ये ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है, ये ड्रैग और ये कोप। तो जब कोप और ड्रैग को एक के ऊपर एक जब आप रखेंगे, तो क्योंकि मैंने बोला था सैंड को रैम करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा स्ट्राइकिंग ऑफ करेंगे, इसको साफ करेंगे ऊपर से, तो ये इसके हिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, ऊपर वाले हाफ के और नीचे वाले हाफ के हिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अगर ये हिल जाएंगे तो कास्टिंग आपकी मिसमैच हो जाएगी, है ना, मिसमैचिंग हो जाएगी, अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो टू प्रोवाइड अ प्रॉपर अलाइनमेंट वी प्रोवाइड पिन एंड होल्स, ठीक है। तो जो पिन लगाते हैं उसको डोबल पिन बोलते हैं, और दूसरा उसके अंदर एक के अंदर होल बना होता है और एक के अंदर पिन बनी होती है। तो पिन किस में बनी होती है? ऊपर वाले में, और होल किस में बना होता है? नीचे वाले, मतलब ड्रैग में होल बना होता है। तो थोड़ा बहुत ये याद रखना है आप लोगों को। कैविटी मोल्ड लगभग सारी चीजें मैंने बता दी हैं आप लोगों को, डिस्कस किया है 1 by 1 इन डिटेल। अब इनकी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, ठीक है, डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, वो एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ, तो टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, आपका ये वाला पोर्शन टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाएंगे। कभी कभी वन क्वेश्चन में पूछ लेते हैं व्हाट इज पैटर्न, ठीक है, ये अभी डिटेल में हम पढ़ेंगे पैटर्न, लेकिन एक चीज़ कुछ चीज़ें मैंने बोल दी हैं कि द पैटर्न इट इज द रेप्लिका ऑफ प्रोडक्ट टू बी कास्ट इन सच अ वे दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर फॉर्मिंग एन इम्प्रेशन और कैविटी इन द मोल्ड। अब ये थोड़ी बड़ी डेफिनेशन हो गई, ये थोड़ी क्या हो गई, बड़ी डेफिनेशन। तो आपको ये वाली डेफिनेशन याद नहीं करनी, ये वाली याद करनी है। समझ में आ गया पैटर्न क्या होता है? द पैटर्न इज द रेप्लिका ऑफ फाइनल प्रोडक्ट टू बी कास्ट विच इज यूज टू क्रिएट द मोल्ड और कैविटी इन द सैंड। समझ में आ गया? ये वाली लाइन, ये वाली बहुत सिंपल डेफिनेशन है, इजीली याद कर सकते हो कि पैटर्न इज द रेप्लिका। रेप्लिका एक तरीके से बोल सकते हो कॉपी, नकल, ठीक है, REPLIC, रेप्लिका कॉपी, इसको नकल भी बोल सकते हो। किसकी नकल है? उस फाइनल प्रोडक्ट की टू बी कास्ट, जिसकी आप कास्टिंग कर रहे हो। तो पैटर्न क्या है? उस फाइनल प्रोडक्ट की नकल होती है जिसको आप कास्ट कर रहे हो, विच इज यूज टू क्रिएट, जो किस लिए यूज की जाती है? टू क्रिएट, बनाने के लिए, क्या? द मोल्ड और कैविटी इन द सैंड, जो सैंड के अंदर मोल्ड या कैविटी बनाने के लिए यूज किया जाता है। ये सिंपल डेफिनेशन समझ में आ गया? यस सर। चलिए आगे पढ़ते हैं। पैटर्न के बारे में डिस्कशन हो गया, आगे देखते हैं फ्लास्क पूछा गया, व्हाट इज फ्लास्क। तो फ्लास्क देख लेते हैं, व्हाट इज फ्लास्क। इट इज यूज्ड फॉर होल्डिंग द सैंड, सैंड को होल्ड करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि अगर साइड में फ्लास्क नहीं होगा तो सैंड आपकी बाहर निकल जाएगी। इट हैज 2 पार्ट्स और 2 हाफ, अपर हाफ एंड लोअर हाफ। अपर हाफ को बोलते हैं कोप एंड लोअर हाफ को बोलते हैं ड्रैग। So parting line divides the molding flask in cope and drag. तो ये लिखना, ये it is used, flask is that part which is used to hold the sand, ठीक है, in sand molding। sand molding में sand को hold करने के लिए हम क्या करते हैं? एक स्ट्रक्चर या बोल सकते हो पॉट तरीके का यूज करते हैं, जिसको हम फ्लास्क बोलते हैं। इसके 2 हाफ होते हैं, it has 2 half और 2 parts, upper half and lower half। upper half is called कोप एंड लोअर हाफ इज कॉल्ड ड्रैग, इतना लिखना है। इसके बाद पार्टिंग लाइन डिवाइड्स द, पार्टिंग लाइन के बारे में समझ लोगे कि पार्टिंग लाइन क्या होती है? पार्टिंग लाइन इज दैट लाइन विच डिवाइड्स द मोल्डिंग फ्लास्क इन कोप हाफ एंड ड्रैग हाफ, या कोप और ड्रैग, इतना लिखना है, खत्म, ड्रैग, ठीक है। अब बात करते हैं कि कोप क्या होता है। तो ये कोप नहीं है, कोर है। ये कोर डिटेल में बताएंगे, अभी बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हालांकि आपके सिलेबस में भी है, तो बाद में बताने से अच्छा अभी बता देते हैं। कोर इट इज सैंड शेप और सैंड बॉडी, ठीक है, ये सैंड की शेप होती है, सैंड की बॉडी होती है, इंसर्टेड इनटू द मोल्ड, मोल्ड में या कैविटी में, जिसको हम लगाते हैं किसके लिए? टू प्रोड्यूस द कैविटी और कैविटी इन द कास्टिंग ऑफ डिजायर्ड शेप एंड साइज।
अच्छा, इसमें एक चीज और लिखनी है आपको, या तो ये वाली डेफिनेशन लिख सकते हो, ये वाली डेफिनेशन, कोर इज ए सैंड शेप और सैंड बॉडी इंसर्टेड इनटू द मोल्ड, जो कि मोल्ड में आप इंसर्ट करते हो, किसके लिए? टू प्रोड्यूस द कैविटी इन द कास्टिंग। कास्टिंग में कैविटी बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है? कोर। याद रखना, जो कास्टिंग मतलब प्रोडक्ट में कैविटी बनाने के लिए आप कोर को यूज करते हो, जबकि सैंड में कैविटी बनाने के लिए हम पैटर्न को यूज करते हैं। सैंड में कैविटी कौन बनाता है भाई? सैंड में कैविटी कौन बनाता है? पैटर्न। पैटर्न। और आपका जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट के अंदर कैविटी कौन बनाता है? कोर। कोर। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हो कोर आर सैंड बॉडी विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस हॉलो कास्टिंग। आ गया समझ में? Yes, sir. कोर आर सैंड बॉडीज विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस हॉलो कास्टिंग। कोर वो सैंड बॉडीज होती हैं जो कि हॉलो कास्टिंग बनाने में यूज की जाती हैं। इतना लिखना है, ठीक है, ये याद रख लेना। वैसे ये सब रिकॉर्डेड है, आपको बाद में मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो कोर होती है उनको कहां पर पकाया जाता है? कोर को बनाया जाता है, शेपिंग दी जाती है कोर बॉक्स के अंदर। सो कोर आर शेप्ड इन कोर बॉक्सेस एंड देन बेक्ड और हार्डन इन द फर्नेस और ओवन। तो इन जो कोर होती है उन कोर को पहली बात तो याद रखना है, कोर किसकी होती है? सैंड की होती है, कि सैंड की बॉडी होती है, और इनको शेप किस में दी जाती है? कोर बॉक्स में शेप दी जाती है। और पकाया कहाँ जाता है? बेक कहाँ किया जाता है? ओवन के अंदर। जिससे आप लोगों को पता होगा, जो ईंट ब्रिक जो होती हैं, ईंटें जो होती हैं उनको क्या किया जाता है? सांचे में ढला जाता है। पहले सैंड प्रिपेयर किया जाता है, उसको सांचे में ढला जाता है, उसके बाद जो चिमनी जो होती है उसके अंदर को पकाया जाता है, बेक किया जाता है। ऐसा ही है, कोर भी सैंड की होती है, जिसको हम क्या करते हैं? शेप की जाती है कोर बॉक्स में, और बाद में फाइनली जो ओवन होती है उसमें उसको बेक किया जाता है, पकाया जाता है, ठीक है। यहां तक डिस्कस करते हैं आज, बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जितना आज बताया उतना समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो अभी 1 मिनट होल्ड करिए। Yes, sir.